शाबाश बेटे। और सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 10th तक तो बहुत स्कूल है, लेकिन जब +1 +2 करते हैं तो स्कूलों की गिनती एकदम से हाफ रह जाती है। इसलिए एडमिशन में स्ट्रगल करना पड़ता है +1 अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ अच्छे स्कूल में। So today, what is our purpose? Our purpose is to discuss those questions which are highly exam oriented, right? Shabash, please settle down as quickly as possible. 12, 10th A, 10th B, 10th C, three sections. Have you written the heading? Teacher name, Dheeraj Vasisht. So let's proceed further. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी आस्क, ये बेटे इंटरएक्टिव सेक्शन होना चाहिए। कोई भी बच्चा इस तरह का क्वेश्चन उसको लेगा कि जैसे फाइनल एग्जाम में वर्डिंग लिखनी हो और टीचर से एंडोर्स करानी है कि वेदर आई एम गिविंग द करेक्ट आंसर और नॉट, राइट? तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू माय स्टूडेंट्स इज व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? व्हाट इज राइट हैंड thumb rule? In case I ask this question in the final examination, it will be worth 2 marks. Any student sitting in the class confident enough to come on the mic and to answer it? शाबाश बेटे। Question is in front of you, लिखना चाहिए आपको। What is right hand thumb rule? है कोई बच्चा बेटे? No one? Sir, Maxwell's right hand thumb rule states that the direction of magnetic field around the wire it tells about the direction of a magnetic field around the wire. If we point our thumb in the direction of current, then the way our fingers curl shows the direction of magnetic field. बेटे जानते हो आपने पहले तो आपको शाबाश, आपने अच्छा बोला, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको 2 में से 2 मार्क्स दे सकूं। आई विल गिव ओनली 1। आपने बोला कि वायर में जिधर को करंट जाएगा यू शुड पॉइंट द थंब ऑफ द राइट हैंड टुवर्ड्स दैट साइड, लेकिन वायर की शेप के बारे में आपने कोई बात ही नहीं करी। मान लीजिए मैं सर्कुलर वायर ले लेता हूँ, आपने तो वायर बोला, सर्कुलर वायर ले लेता हूँ तो पता नहीं आपने किधर को थंब करना है फिर। ठीक है, इसलिए प्रॉपर लैंग्वेज सुनो, शाबाश। आपको बोलना है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, उसमें करंट जा रहा है। उसके बाद आप राइट हैंड थंब में का उसका उसकी राइट राइट हैंड की फिस्ट में, मुट्ठी में आप इस वायर को अज्यूम करोगे कि आपने इसको पकड़ा है और आपके थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो, तब कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अराउंड इट। पेपर में इसका क्या लैंग्वेज होना चाहिए? if we assume to hold the current carrying straight wire in the fist of right hand such that thumb of the right hand points towards the direction of the current, then direction of the curling of the fingers around the conductor give the direction of magnetic field। फिर से सुनो, मैं चाहता हूं कोई बच्चा बाद में इतनी ही एग्जैक्ट लैंग्वेज पे बोल सके। वंस अगेन, इफ यू अज्यूम, टीचर अज्यूम क्यों कहता है? ताकि अगर असली में कोई बच्चा करंट पकड़ ना ले और उसको करंट लग जाएगा फिर तो। इफ वी अज्यूम टू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द fist of right hand such that
thumb toward points towards the direction of flow of current, then direction of curling of the fingers gives the direction of magnetic field around the conductor. ओके, कोई बच्चा है जो इसको बोल सके? अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डेफिनेशन में। देखना चाहता हूं कौन बच्चा 2 में से 2 मार्क्स लेता है। शाबाश, प्लीज कम ऑन द माइक। एक बार बोल के देखो, अगर आपको लगता है कि हमने सर की सारी बात बोल दी है तो आओ फिर माइक पर एक बार, या अपनी ही सीट से बोल सकते हो ऊंची आवाज में। बेटे डेयरिंग होनी चाहिए आप में इस वक्त। तो इस वक्त तो आपको अटैक करना चाहिए। आई विल ग्रैब द चांस, आई विल होल्ड द अपॉर्चुनिटी टू टेल द आंसर, ऐसे होना चाहिए। इतने कम दिन रह गए हैं। शाबाश। Sir, if we assume holding the straight wire in our right hand and the if we point the direction, if we point a thumb in the direction of flowing current, then our curling fingers show the direction of magnetic field around the straight wire. बिल्कुल सही। लेकिन मेरे को बेटे अच्छा लगा 2 में से 2 मार्क्स आपके। पर और भी खुशी होती कि आपने ही 2 बार बताया, कोई दूसरा बच्चा बताता तो बड़ा अच्छा रहता। ओके, सभी बच्चों ने अपना नाम बोलना है ताकि देखें कि उस शार्प बच्चे का कोई आंसर दे पाता है कि नहीं। अब इसमें 2 मॉडिफिकेशंस में 2 एड ऑन पॉइंट बता दूं। कभी कभी यही क्वेश्चन एक दूसरी लैंग्वेज से आ जाता है पेपर में, और उसका नाम होता है व्हाट इज राइट हैंड, सभी बच्चे लिख लें, फिस्ट रूल। व्हाट इज राइट हैंड फिस्ट रूल। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने यही आंसर देना है। ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज से भी आ जाते हैं। व्हाट्स राइट हैंड स्क्रू रूल। अब मैं देखना चाहता हूं किस बच्चे का ब्रेन अच्छा है। आपने बोला कि करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करें, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या कंडक्टर में हमारी आंख को दिखती है? हमें डायरेक्शन कैसे पता लगे कि करंट वर्टिकली गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? कौन बच्चा इसका आंसर देगा? हु विल टेल मी कि प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा कि करंट अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है? एनीबॉडी? करंट कभी आंख को दिखता तो है नहीं। Is there any daring student, good IQ student who can answer it? नहीं करा ना? तो अगर यही फिगर मैंने अपनी बुक लिखी होती और किताबों में दिखाया होता तो मैं ऐसा फिगर बनाने की बजाय ऐसा बनाता। ध्यान से देखो, 3 लाइनें मैंने रेड कलर की डाली होती और 3 लाइनें मेरे को ब्लू कलर की डाली होती, और सभी बच्चों को बताया होता बेटे रेड कलर पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट फ्रॉम द बैटरी गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड करंट एंटर्स इन द नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको बताना है कि सर whenever we will connect the battery with the straight line conductor, the positive terminal, if it is connected downward, so naturally current is going upward, because outside the battery current flows from positive terminal to negative, and inside the battery current flows from negative terminal to positive। तो आपको इस वक्त ये ज्यादा प्रॉपर फिगर है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया एग्जाम के लायक, उनको लगता है कि सर हम लिख देंगे अब पेपर में, प्लीज गिव द फीडबैक, रेज योर राइट हैंड। शाबाश शाबाश, यही कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहता हूं। लेकिन एक बात याद रखना बेटे, ये सोचना कि मैं लिख दूंगी या एक्चुअल में लिख दूंगी, इन दोनों बातों में फर्क है। प्रैक्टिस करना होता है बीच।
या साथ वाले बच्चे को बोल के बताना होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना होता है। अब सेकंड पॉइंट, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। आपको बोलता है एग्जाम में, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, here is the current flowing and here is the point P. So naturally point P is in the vicinity of this straight conductor around the current carrying wire, that is in the proximity of the wire, in the neighborhood. My question is, if B is the magnetic field at point P, okay, then on what factors the value of B depends, and how, or what is the direction of B at P, what's B direction at P. अगर ये पेपर में मैंने क्वेश्चन डाला होता फर्स्टली एग्जाम में, I would have put it worth 3 marks. 3 marks. कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो 3 मार्क्स लेने का हौसला रखता है? एनी डेयरिंग स्टूडेंट? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसकी नेबरहुड में पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे भी बताना है, और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एनीबॉडी बच्चे? नोबडी इन 10th A class? Nobody in 10th B? Sir, Hmm? sir, it depends on how much current is passing through the conductor. So, do you mean larger the current, lesser the magnetic field? Greater the magnetic field. वैसे बोलना होता है बेटे. Any other point? Sir, it depends on how far away the point is from the magnetic field. How will it depend on the distance? Whether with the increase of distance, capital B strength will increase or decrease? Sir, decrease. हाँ, तो प्रॉपर लैंग्वेज बोलो ना, सारी लैंग्वेज बनाओ. और कोई इंफॉर्मेशन? बैठो. तो एक बच्चे ने आंसर दिया है 10th A में. लेट मी टेल यू बेटे, माइंड मत करना, मैं आपको 1.5 मार्क्स दूंगा 3 में से. ठीक है. अब ऐसी क्या बात है कि सारे स्कूल में एक बच्चे ने जवाब दिया और टीचर ने फिर भी 1.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए? लिसन, नंबर 1, मैं बाद में आपसे पूछूंगा, सारी बात ध्यान से सुननी है, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर. नंबर 1, you will say, you will say, sir, magnetic field at B is directly proportional to the value of the current. That means if larger will be the current, more will be the strength of magnetic field at P point. That is why I am saying magnetic field at point P is directly proportional to the value of the current. Number 1, जितना ज्यादा करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. करंट को किस में पुट करते हैं बेटे? हमेशा एम्पियर यूनिट में, AMPERE कैपिटल है. और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास आती है वो किस इंटरनेशनल यूनिट में आती है? इन टेस्ला बेटे, कैपिटल T. नंबर 1 ये बताना है. नंबर 2, शाबाश,
नंबर 2 आप बोलोगे मोर इज द परपेंडिकुलर गैप ऑफ पॉइंट P, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। यानी R के ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट B गिरेगा। आपने ऐसे एरो नहीं दिखाने पेपर में, आपने लैंग्वेज लिखना है बच्चे। more the value of R, lesser will be the strength of magnetic field at B. That means magnetic field at B is inversely proportional to the perpendicular बोला होता है, देखो ये 90 डिग्री का डिस्टेंस होना चाहिए, perpendicular distance of the point from the straight line conductor। ओके, थर्ड पॉइंट आपने क्या बोलना है पेपर में? थर्ड पॉइंट कि राइट हैंड फिस्ट रूल के मुताबिक अगर हम अपनी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स का डायरेक्शन देखें तो पी पॉइंट पर कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स इनवर्ड जा रही है। और हमें पता है कि अगर किसी सर्कल में किसी पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी होती है तो टेंजेंट ड्रा करनी पड़ती है, टेंजेंट। सो दैट मींस अगर मैं पॉइंट पी पर देखूं तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गोइंग इनवर्ड, तो यहां से टेंजेंट देखेंगे तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होएगा। तो आप थर्ड लर्निंग पॉइंट बताओगे, direction of B, direction of B at P is perpendicularly inward from the plane of paper, perpendicularly inwards from, मैं लिखूंगा प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, आप लिखोगे प्लेन ऑफ पेपर। ओके, ये थर्ड लर्निंग पॉइंट होता है। तो कोई बच्चा बोलता है सर क्या ये 3 पॉइंट लिखने से 3 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, अभी भी 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 3 कैसे मिलेंगे सर? 3 ऐसे मिलेंगे, ध्यान से सुनो। फोर्थ लर्निंग पॉइंट में उस बच्चे को यह बताना चाहिए कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इन दोनों में अगर ग्राफ ड्रा करा जाए दैट विल ऑलवेज बी लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। इसका नाम लिखना चाहिए लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फिफ्थ पॉइंट उसको बोलना चाहिए क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, सो इन दोनों में अगर ग्राफ ड्रा कर दिया जाए, आर इज टू दिस साइड और मैग्नेटिक फील्ड टू दिस साइड, या हमेशा याद रखना जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बहुत से बच्चे, पहले तो मैं गलती बता दूं क्या कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बच्चे ऐसा ग्राफ ड्रा कर देते हैं, गलत, ऐसा नहीं होता कभी भी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में द ग्राफ विल बी ऑलवेज लाइक ए रेस्ट चेयर, रेस्ट चेयर। और इस ग्राफ का नाम लिखना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो अब ये दोनों ग्राफ भी मेंशन करने लग गया। बच्चा बोलता है सर विल आई बी एबल टू टेल गेट द 3 मार्क्स नाउ? तब भी उसको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। सर अब क्यों हाफ मार्क क्यों डिडक्ट कर लिया? इसलिए डिडक्ट कर लिया कि उस बच्चे को ये भी लिखना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट पी इन वैक्यूम, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब बच्चा बोलते हैं सर करंट आई नो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई नो, पाई का वैल्यू 3.14, ये भी पता लग गया। ये क्या लिख दिया आपने सर म्यू नॉट जिसको आप बोल रहे हो, व्हाट इज दिस? यानी टीचर कह रहा है फार्मूला लिखा टीचर ने और म्यू नॉट एक नया पॉइंट आ गया, ये क्या है? ध्यान से सुनना बेटा, ये म्यू नॉट क्या है? कंडक्टर के इर्द गिर्द जो वैक्यूम है, देखो यहां टीचर ने लिखा वैक्यूम, वैक्यूम मींस फ्री स्पेस, हवा भी नहीं होनी चाहिए। तो उस वैक्यूम में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने की कितनी परमिशन मिलती है? कितनी परमिशन? तो उसकी, आपने एक बायो में वर्ड यूज करा है बार बार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
परमिएबल, छन के जाना, तो एक वर्ड लिया परमिएबल और एक वर्ड होता है योग्यता, एबिलिटी, दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने। परमिएबिलिटी ऑफ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम भी लिख सकते हो। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस किसके लिए? फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसने दी है? वैक्यूम ने। वैक्यूम टोटल परमिशन दे देता है गुजरने की, इसलिए यहां एब्सोल्यूट वर्ड भी लगता है। तो क्या है म्यू नॉट का मतलब? कि साइडों पे जो वैक्यूम है उसने अपने अंदर से चुंबकीय लाइनों को गुजरने की किस हद तक योग्यता प्रदान की, या खुद किस हद तक परमिशन दी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू देम। अगर इसको पानी में रख देते हैं तो यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर इसको किसी और मीडियम में रख दें पूरे ऑपरेटर्स को, तो यहाँ म्यू की वैल्यू अलग कोई और आएगी किसी और मीडियम में। और सभी बच्चों को इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए। कितनी वैल्यू होती है सभी बच्चे नोट कर लें। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जब बच्चा ये सारी चीज लिखेगा then he will be able to get 3 marks। ओके। और एक खास बेनिफिट क्या है इसका कि प्रैक्टिकली अगर इस फार्मूले को न्यूमेरिकल के लिए यूज करना पड़े तो यू कैन यूटिलाइज। देखो म्यू नॉट का वैल्यू आपने याद कर लिया, करंट एम्पियर में पुट करना, आर को मीटर्स में पुट करना, पाई का वैल्यू आपको पता ही है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका टेस्ला यूनिट में आएगा। इतना सेटिस्फैक्टरी लेवल पर बोर्ड आपसे आंसर मांगता है। मेरे को कैसे पता है कि इतना कुछ पूछता है 3 मार्क्स में? क्योंकि मैंने 7 साल सीबीएसई के पेपर चेक करे हैं, असली वाले फाइनल एग्जाम बैठ के, इसलिए मेरे को पता है अंदर की बात। ठीक है। सीबीएसई के ऑफिस से मार्किंग स्कीम मिलती है, 200 रुपए की, आप मंगवा सकते हो अगर चाहो तो, 200-250 की। तो जिन बच्चों को ये समझ आ गया अच्छे से, प्लीज रेज योर राइट हैंड। फीडबैक चाहिए, फीडबैक चाहिए बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश। अब मैं एक प्रॉमिस करता हूं, मैं किसी बच्चे से पूछूंगा नहीं इसका आंसर, लेकिन फिर भी आप ईमानदारी से इसको ऐसे पढ़ो कि अगर बाय चांस टीचर इसको इरेज कर दे और सेम क्वेश्चन लिखा हो तो क्या हम सारे पॉइंट बता पाएंगे? एक बार चेक कर लो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ग्राफ वाला पॉइंट 5, अनदर ग्राफ 6 और म्यू की वैल्यू 7। क्या हम 7 के 7 पॉइंट बता पाएंगे? क्या हमें म्यू की यूनिट याद है? क्या हमें बी की यूनिट याद है? टेस्ला, क्या एम्पियर याद है? शाबाश। अब असली में चेक करना, मैं इसको इरेज करता हूं। देखो आपको क्या 7 के 7 पॉइंट याद है बेटे? चेक योरसेल्फ। ग्राफ याद है दोनों? आई का वैल्यू कैसे बी से लिंक्ड है, आर का वैल्यू कैसे लिंक्ड है, म्यू नोट का क्या वैल्यू था? शाबाश। अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बेटे, शाबाश। ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कुछ किताबें इसको फील्ड लाइंस भी बोलती हैं। फील्ड लाइंस चुंबकीय क्षेत्र को बताने वाली जो लाइनें हैं उनके क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। In case this question comes in the examination, let me tell to my students, either it will be of 3 marks or 4 marks। 3 और 4 marks में से क्वेश्चन आ सकता।
कोई क्लास में बच्चा है जो एनी Sir, यस sir, they are closed continuous curves. एक टेंथ ए के एक बच्चे ने एक प्रॉपर्टी बताई, शाबाश। आप शेयर करोगे, जो बच जाएंगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इस Direction, sir, direction of magnetic fields. They are outside. They travels from north to south, and from inside they travels south to north. बहुत ही बढ़िया। ये बच्चे का नाम क्या है बेटे आपका? Sir, Arsh. हर्ष बच्चा है, टेंथ ए में। उसने एक प्रॉपर्टी बताई और बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज में बताई, नो मिस्टेक एट ऑल। ही सेज, सर आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, रेड वाला पोल नॉर्थ और ब्लू वाला पोल जो है दैट इज योर साउथ। ही टोल्ड मी magnetic lines of force emit from north south and enter at the south pole, okay, outside the magnet. He also told me that inside the magnet these magnetic lines of force from south to north. ये इसने डायरेक्शन बताई, बहुत अच्छा बताया, पहला लर्निंग पॉइंट, शाबाश। और जानते हो इसने सबसे खास बात बताई कि आउटसाइड जा रही है नॉर्थ से साउथ और इनसाइड जा रही है मैग्नेट में साउथ टू नॉर्थ, इसलिए ये ओवरऑल सारी तरफ से बंद होगी लाइन। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, MLF, magnetic lines of force make the closed loop, make the closed loop। क्लोज्ड लूप कैसे पता लगा क्लोज्ड लूप? आप देखो ब्लू लाइन और येलो लाइन को देखो, ब्लू लाइन और येलो लाइन दोनों क्लोज्ड लूप ही तो बना रही है मिलके। ये इस बच्चे ने बताया। कोई और कोई बच्चा बता सकता है? Sir, and they never intersect each other. बहुत अच्छा। कौन बच्चा बोला था? सेम बच्चा बोला शायद। इस बच्चे ने बोला कि सर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। बहुत अच्छे, कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसने बताया टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। बाद में बहुत सारी चीजें मैं ऐड करूंगा बेटे, आप अपनी। Closeness of field lines. हाँ, उससे क्या होगा बेटे? क्या होगा उससे? क्लोजनेस ऑफ फील्ड। Sir, in this the strength, जो स्ट्रेंथ होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो जहाँ पर क्लोजर होती है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहाँ पर फार होती है फील्ड लाइंस वहां पे वीक होती है स्ट्रेंथ। बहुत अच्छे। This child has told me, sir, if the magnetic lines of force suppose are going this way, if they are closely placed, then it represents the stronger magnetic field. If they are widely placed, such that the gap between them is large, this represents the weak magnetic field, and closely packed magnetic lines represent the stronger magnetic field. यानी इसको अगर कम से कम लैंग्वेज में लिखना हो तो यू विल से more closer are the magnetic lines of force representing a magnetic field, stronger will be the strength of magnetic field। 3 पॉइंट इस बच्चे ने बता दिए, एक ही बच्चे ने। और कोई बच्चा बताना चाहेगा बेटे? शाबाश। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। Sir, tangent indicates the direction of magnetic field at any point on magnetic field lines. ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया भाई। ये कौन सा बच्चा था? नाम जरूर बोला था। तो अब ध्यान से सुनो, इस बच्चे ने बोला कि सर मान लीजिए आपने ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाई ना ब्लू लाइन पे, मान लीजिए आप यहाँ पर डायरेक्शन देखना चाहते हो पी पॉइंट पर, तो जानते हो आपको डायरेक्शन कैसे मिलेगी? मैंने कहा कैसे? सर आप यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। तो मैंने उस बच्चे को बोला भाई इस तरह से तो मैं पॉइंट पी यहाँ ले लूंगा, फिर क्या करोगे तुम? फिर वो बच्चा कहता है वहीं पर टेंजेंट ड्रा कर। तो मैंने फिर पूछा कि टेंजेंट इधर को क्यों नहीं ड्रा करनी, इधर को क्यों करनी है? सर आप देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किधर जा रही है, एरो देखो ना आप। अब ब्लू लाइन का एरो उधर जा रहा है तो टेंजेंट भी उधर। यानी किसी भी एक पॉइंट पर, मान लो ये के पॉइंट हो, के पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रा करा रेड कलर का, तो वट एवर विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द
point on the magnetic lines of force that give the direction of magnetic field at that point. So magnetic field एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है बेटे। आपने क्या बताया इस बच्चे ने? इट्स डायरेक्शन क्या है बेटे? इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, TANGENT, direction of tangent drawn to magnetic lines of force at the given point. गिवन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो। शाबाश, 4 पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट? एनी अदर पॉइंट? बस? और लो बेटे, तो अब आपको बताना चाहूंगा 10th बी में से कोई बच्चा बोलना चाहता है लेकिन अच्छे से बोला नहीं है। So whenever lines move from North Pole, then create 90-degree angle and enter South Pole by again making 90-degree angle. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस बच्चे ने मेरे को 5th लर्निंग पॉइंट बताया कि सर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ साउथ से जब अमिट होती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और जब साउथ पोल में एंटर करती हैं तब भी 90 डिग्री एंगल बनाती हैं पोल पर। तो इस बच्चे ने क्या बताया? एट नॉर्थ पोल magnetic lines of force emit perpendicularly, ठीक है, and at south pole magnetic lines of force enter perpendicularly 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ओके, और कोई पॉइंट बेटे? 6th पॉइंट, शाबाश। तो 6th पॉइंट आपसे आप नहीं बता पा रहे, सुनो ध्यान से। किसी भी मैग्नेटिक लाइंस की कोशिश होती है, ध्यान से सुनो, जैसे ये ब्लू लाइन है, किसी भी मैग्नेटिक लाइंस की कोशिश होती है कि वो अपनी लेंथ को कम से कम करे। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। तो आप लिखोगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शो द टेंडेंसी ऑफ लेंथ वाइज छोटा करना चाहती है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन। एक और लर्निंग पॉइंट है बेटे, शाबाश, वो भी लिख लें हम। 7th लर्निंग पॉइंट इधर देखो। ये जो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको दिख रही है ना बेटे, हैव यू नोटिस? टीचर ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये देखो दिखा रखी है ना, पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इनकी कोशिश होती है, सेंटर वाली लाइन कहती है साइड वाली को तुम दूर हो जाओ, और बाहर वाली कहती है सेंटर वाली को तुम भी दूर हो जाओ। यानी कि 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलली एक दूसरे को पुश करती, साइड वाइज रिपेल करती। साइड वाइज को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल, और धक्का मारना परे परे को बोलते हैं रिपल्शन। तो आप लिखोगे 2 पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, 2 पैरेलल लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस बोल दो, चाहे फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड लाइंस शो क्या चीज बेटे? कौन सा वर्ड बोला टीचर ने, याद रखना है? Lateral repulsion. बहुत अच्छे, लेटरल रिपल्शन, ठीक है। तो कोई बच्चा बोले सर क्या अगर मैं इतना लिख दूं क्या मेरे को 4 मार्क्स मिल जाएंगे? तो मैं कहूंगा बेटे आपको मिलेंगे 3.5 मार्क्स। सर अभी भी क्या कमी रहेगी, इतने अच्छे पॉइंट लिख दिए। ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है ना कि 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कट नहीं करती,
इसका पेपर में कभी कभी रीजन पूछ लेता है, वाई। अगर हम वो रीजन मेंशन कर दें तब तब हमारे बात पूरी बनती है 4 मार्क्स लेने। क्या कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो मेरे को बाय बता सके why two magnetic lines of force don't intersect Sir, each because if two magnetic field line intersect each other, then they will show two direction, which is not possible. other? वेरी गुड। कौन सा बच्चा है बेटे ये? Sir, Manik. मनिक। मनिक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। जानते हो बेटे इसका आंसर आपको कहां से देना है? इसका आंसर आपको देना है यहां से, फोर्थ और सेकंड पॉइंट को इंटरलिंक करना। कैसे? बच्चा बोलेगा सर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट देती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर आप दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करोगे तो फर्स्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर टेंजेंट तो इधर को हो गया, और जो सेकंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसके ऊपर आपका टेंजेंट इधर को हो गया। तो एक ही पॉइंट पी के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है टीचर उसके ऊपर हर बार एरो डालता है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है बाय डेफिनेशन। तो वेक्टर का डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगा। तो आप कहोगे magnetic field strength is a vector quantity if two lines are assumed that they are intersecting, then at the point of intersection there will be two possibilities to draw two tangents in different directions at the same point, which is against the definition of a vector, and magnetic field is a vector quantity. That is why we should conclude that two magnetic lines of force never intersect. अब कोई बच्चा इसमें से 4 मार्क्स ले लेगा? यस ले लेगा, बस ये फिगर बढ़िया क्वालिटी में बनना चाहिए। ओके राइट। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन ऐसे लगता है कि हाँ हम अब एग्जाम में लिख सकते हैं, 4 मार्क्स ले सकते हैं, प्लीज गिव द फीडबैक बाय रेजिंग योर राइट हैंड। शाबाश। ओके गुड जॉब। लेकिन फिर से टीचर वेरी प्रिकॉशन दे रहा है, सोचना कि हम कर लेंगे और असली में कर लेंगे दोनों में फर्क होता है, बीच में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। शाबाश। फिर भी मेरे को खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने कॉन्फिडेंस दिखाया। राइट बेटे। अब एक और क्वेश्चन आता है। शाबाश। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और मैंने ये आपको असाइनमेंट भी दी हुई है, ये भी आपने पर्टिकुलर लेवल पे प्रैक्टिस करनी है आपकी घर पे। अगर आपसे ये होने लगे तो आपको समझ लो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वक्त बचेगा तो मैं भी कराऊंगा। आज मैं बेसिकली क्वेश्चंस की मदद से आपका बेसिक करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन भी मैंने असाइनमेंट में से ही पिक करे हुए हैं बीच बीच। शाबाश। ये क्वेश्चन में 3 मार्क्स क्वेश्चन 3 मार्क्स। ओके लेट्स सी आप बोल पाते हो कि नहीं। What is Fleming left hand rule? What is Fleming left hand rule? शाबाश। कोई एक बच्चा क्लास में जो 3 मार्क्स ले सके। Any student in any section daring enough to come on the mic and define it, what is it? पेपर में कैसे लिखेगा? Sir, Fleming's left-hand rule states that if we imagine holding your left hand with your thumb and first finger and second finger and middle finger in the particular direction, then if we point our first finger in the direction of magnetic field and second finger in the direction of current, and thumb will point in the direction of force or motion, it helps to remember it helps to find the direction of force in which current and magnetic field are applicable. बैठो बेटे।
आपको गुस्सा मत करना, आपको मैं मार्क्स दूंगा 3 में से ओनली 1, लेकिन मैं अप्रिशिएट भी करता हूं साथ में आपका हौसला। तो आपको अभी पता लगेगी कमी पेश। और कोई बच्चा बेटे, और कोई बच्चा? ये मानिक बच्चा सेम बच्चा था 10th बी में, ब्राइट बच्चा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी आपकी फोकस की कमी है। एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात आपने बोलना छोड़ दी जिसकी वजह से आपके 2 मार्क्स कट गए। मैं बताऊंगा अभी। और कोई बच्चा बेटे? एनी स्टूडेंट डेयरिंग Sir, both three fingers should be mutually perpendicular to each other. सर बिल्कुल सही। तब भी मैं आपको 2 मार्क्स दूंगा। बताओ, एक कमी अभी भी है। सर, according to this rule, if we stretch our thumb, index finger, and middle finger mutually perpendicular each other, then the first finger tells us about the magnetic field, and the middle finger tells us about the direction of current, and thumb indicates the motion or force attracting on the conductor. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। आपको आपकी लैंग्वेज मानिक से अच्छी थी। आई विल गिव यू 2.5 मार्क्स। तो आपका आधा मार्क्स मैंने क्यों कट करा? इतनी अच्छी डेफिनेशन देने के बावजूद 10th एक में एक बच्चा दे रहा था। अब सुनो सभी बच्चे, शाबाश। पहली कमी तो ये थी जो मानिक ने खुद ही सुधार दी थी। आपने लेफ्ट हैंड लेना है, उसकी फर्स्ट 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, लेकिन वो बच्चा भूल गया था कि इन तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करना है। 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल। देखो, 3 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, गॉट इट? और ये भी 90 डिग्री है, देखो इन दोनों 90 डिग्री एंगल, राइट? So you have to stretch first 3 fingers, left hand लिखना ना भूल जाना, first 3 fingers in such a manner that they are stretched mutually perpendicular to each other. Number 1. Number 2, अब ध्यान से सुनो बेटे। नंबर 2, अब इसमें कौन सी फिंगर क्या डायरेक्शन देती है ये बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं आपको मेमोरी टूल देता हूं। ध्यान से सुनना, मेमोरी टूल क्या है? मेमोरी टूल ये है, आप इस फिंगर को देखो। इस फिंगर में अगर 5 फिंगर देखें तो ये फिंगर सेंट्रल फिंगर है। 2 फिंगर इधर, 2 फिंगर इधर। ये फिंगर कौन सी है? सेंट्रल है ये वाली, राइट? तो सेंट्रल के स्पेलिंग किससे शुरू होते हैं? सी से। और करंट के स्पेलिंग किससे शुरू होते हैं? सी से। तो याद रखना, सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। सभी बच्चे सी से सी याद रखेंगे, सेंट्रल फिंगर करंट बताती है। ओके? दूसरी बात सुनो बच्चे, ये अगर अंगूठे को रहने दिया जाए तो फर्स्ट फिंगर कौन सी है? ये होती है, 4 फिंगर बोलेंगे इसको। तो जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, देखो फर्स्ट फिंगर, उसके स्पेलिंग कहां से शुरू हो गए? हमारे एफ से। और फील्ड के स्पेलिंग भी किससे शुरू होते हैं? फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड, वो एफ से शुरू होते हैं। तो आपने एफ से एफ याद रखना, ठीक है? और एक आपने देखा ये अंगूठा बच्चे, आपने एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है थम्स अप, जरूर सुना होगा। उसका मीनिंग ये होता है, बॉटल से ढक्कन को ऐसे उठाओ और अंगूठे से जोर लगाओ, ढक्कन खुल जाएगा और पी जाओ। तो जोर किससे लगाया हमने? अंगूठे से। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा? थंब देगा। तो सभी बच्चों ने याद रखना है, जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो सबसे पहले तो ये गलत नहीं करनी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन सा फोर्स है, कौन सा फील्ड है, कौन सा करंट है, वो भी सुन लो ध्यान से। डायग्राम से समझाता हूं, फिर डेफिनेशन बताऊं। मान लीजिए, सभी बच्चे इधर देखें, मान लीजिए मैंने ये एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया, राइट? और मैंने अपने बच्चे को बोला, बेटे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मेरे को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। बच्चा बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ये लो परपेंडिकुलरली।
अपवर्ड हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उस बच्चे को बोला कि मैं एक वायर में से करंट पास कर रहा हूं और उस वायर को मैं यहां पर रखूंगा। बच्चा बोला सर ओके। तो मैंने क्या करा बेटे, एक वायर लिया ऐसे, ध्यान से देखो, और इस वायर को ऐसे ऊपर से धागे से बांध दिया, बिल्कुल कॉटन का थ्रेड, वायर से नहीं कह रहा, धागे से ऐसे छत से लटका दिया। फिर मैंने क्या करा, इस वायर में इधर से मैं एक वायर, इस रॉड में एक वायर लटका दी और जो बैटरी के रेड वाले पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी। फिर मैंने उसकी दूसरी तरफ नेगेटिव वायर लगा दी जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दी मैंने। एवरीबॉडी विल से, सभी को पता है करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। इसका मतलब टीचर ने करंट की डायरेक्शन ये बना दी, ये करंट की डायरेक्शन। ओके, अब इस लटकी हुई वायर के पास जैसे ही करंट निकलता है, ये वायर अपनी रॉड अपनी पोजीशन पे रहती ही नहीं है। रॉड, व्हाइट वाली रॉड, या इधर हो जाएगी या अंदर को चले जाएगी, किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अब वो डायरेक्शन क्यों मूव करती है उधर को? क्योंकि उधर को उसको फोर्स लगता है। उस फोर्स की डायरेक्शन हमें कौन देगा? थंब। करंट की डायरेक्शन कौन देगा? सेंट्रल फिंगर। और जो वर्टिकली अपवर्ड मैंने दिखाया, वो कौन डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की? फर्स्ट फिंगर। तो अब पहले हिंदी में समझ लो, अगर कोई करंट कैरिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के अधीन इस रॉड के ऊपर फोर्स लगता है और उस फोर्स की डायरेक्शन देने में, डायरेक्शन को ढूंढने में जो रूल हमारी मदद करे उसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये वाला रूल फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये रूल क्या कहता है? अपनी लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करो कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो थंब आपको डायरेक्शन देगी। इस फिगर के ऊपर मैं ये वाला रूल अप्लाई करके दिखाता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं ऊपर को। तो फील्ड की डायरेक्शन कौन सी थी? सभी बच्चे बोलते हैं सर आपने खुद ही बताया था फर्स्ट फिंगर फील्ड की। तो ये लो, फील्ड की डायरेक्शन मैच करवा दी मैंने, और नहीं कोई भी देखनी, ये वाली डायरेक्शन मैंने मैच करवा दी। ठीक है, अब दूसरी डायरेक्शन कौन सी मैच करवाना चाहिए मेरे को? करंट की डायरेक्शन। ये देखो करंट की डायरेक्शन, उधर को जा रहा है करंट। तो मैं क्या करता हूं, ये फील्ड की डायरेक्शन है और मेरा करंट तो आप लोगों की तरफ बाहर को आ रहा है, तो मैं फील्ड की डायरेक्शन को डिस्टर्ब करे बिना करंट की डायरेक्शन को दिखाता हूँ। ये देखो, अब करंट की डायरेक्शन भी मैच कर गई, मैग्नेटिक फील्ड की भी मैच कर गई। देखो 4 मैग्नेटिक फील्ड की मैच कर गई ऊपर को, यस। करंट की डायरेक्शन मैच कर गई, व्हाइट वाला एरो, यस कर गया सर। तो थंब किधर को आ रहा है? आप लोगों की तरफ आ रहा है बाहर को। इसका मतलब ये लटकी हुई रॉड बाहर की तरफ पुश होएगी, यानी फोर्स ऑन द रोड विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। समझ आ गया? पहले आपने इन दोनों डायरेक्शनों में से किसी एक को करना है। फिर से देखो एक बार, ये तीनों फिंगर्स खड़ी कर दी। करंट कौन सा था सर? सेंट्रल फिंगर करंट था। तो करंट की डायरेक्शन बाहर को है, तो ये लो मैंने करंट की सेट कर दी। ये देखो बाहर को आ गई ना करंट की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर का? ऊपर को। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा था? ये। तो मैंने इसको ऊपर तो करा, लेकिन करंट की डायरेक्शन डिस्टर्ब नहीं होने दी। देखो करंट उधर को ही जा रहा है बाहर को, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को। अब अंगूठा किधर को आ रहा है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब अंगूठा किसकी डायरेक्शन दे रहा है? फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। ये फोर्स किसके ऊपर लगेगा? ये व्हाइट करंट कैरिंग रॉड के ऊपर। ये रॉड धागे से ऐसे लटकी लटकी ऐसे बाहर को झूलने लगेगी, बाहर को आएगी एक बार। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ आपको प्रैक्टिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ आ गया। इंग्लिश में इसकी क्या लैंग्वेज बनेगी वो भी सुन लो। इफ वी स्ट्रेच दी फर्स्ट 3 fingers of the left hand mutually perpendicular to each other, then such that central finger gives the direction of current, first finger gives the direction of magnetic field, then thumb gives the direction of the force experienced by
करंट कैरिंग रोड प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में अंदर रखने से किस तरफ डायरेक्शन मिलेगी फोर्स की, उसको ये बताता है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया डायग्राम के साथ, प्लीज रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छे। अब वो बच्चे को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने हाफ मार्क्स आपका क्यों कट करा था। इसलिए कट करा था बेटे, आपको साथ में फिगर ड्रा करने की कोशिश करनी है। तो आप साथ में बोलोगे सर आधा मार्क्स भी ना कट जाए तो मैं फिगर ड्रा करूंगा ये वाला, और वो आपकी किताबों में एक हाथ वाला फिगर भी बना हुआ है, उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। हैंड की प्रैक्टिस, यानी आप समझ लो ऐसे हैंड है ना, इसकी फोटो आपको प्रैक्टिस करनी है घर में जाकर बनाना। ओके बच्चे, एक और चीज बताना चाहता हूँ। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं तो क्लास में बेस्ट लिखना चाहता हूँ, वो मेरी एक बात सुन लो, आप इस फोर्स की वैल्यू भी लिख सकते हो। F इजिकल टू जो भी फोर्स लगेगा बेटे, उसका आंसर होएगा BIL। BIL होएगा उस फोर्स की। डायरेक्शन आपको पता लगी, फोर्स इतना लगेगा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला यूनिट, टेस्ला में पुट करते हैं। आई इज करंट फ्लोइंग इन द रॉड इन एम्पियर। क्वेश्चन आ रहा है सर एल क्या आ गया, ये जो भी कंडक्टर आपके पास पड़ा है ना इस फिगर में, उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, वो होती है एल। ये फार्मूला, लेकिन याद रहे ये फार्मूला तभी लागू है अगर आई और बी आपस में 90 डिग्री बनाते। देख जैसे करंट बाहर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को जा रहा है, तब ये फॉर्म, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ही है। और फोर्स का यूनिट नेचुरली किसमें आएगा बेटे, न्यूटन में। न्यूटन। कितने बच्चों को लगता है कि वो एग्जाम में अब ये सारा लिख देंगे? शाबाश, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, अब एक मेरी इच्छा है, आप अब किसी ना किसी बच्चे के साथ बैठे तो हो ही हो, आप में से आप अपने साथ वाले बच्चे को एक बार बोल के देखो, इसकी लैंग्वेज आपसे बोली जाती है या नहीं, कोई भी एक बच्चा अपने साथ वाले। शाबाश, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट। इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है, हिंदी में नहीं करनी। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात मैं बताना चाहूंगा, मेरे को अभी अभी आपके स्कूल के प्रिंसिपल मैम का मैसेज आया है कि आपका वेबिनार शुरू हो गया, कोई सेमिनार है कोई शायद, इसलिए मैं एक पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकता। बाकी की चीजें हम कल करेंगे, यहीं पर वाइंड अप करके जाओ बेटे। आपका सेमिनार है पूरे, आपका 2:50 पर शुरू है वो सेमिनार। एवरीवन प्लीज